हेलो विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10 के गणित का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पहला अध्याय शुरू किया है वास्तविक संख्या। मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें वास्तविक संख्याओं के क्या होती हैं उनके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया है। आज जो है हम चर्चा जो करने वाले हैं वो है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है परिमेय, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी परिमेय क्या होता है, इसके विषय में समझेंगे। ये कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, यह कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है। यह आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, केवल इसका नाम यहाँ बदल गया। वहाँ पर यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का नाम नहीं रखा जाता था। आज छोटे कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 3 से 22 में मुझे भाग लगानी है, तो क्या करोगे आप? 3 सत्ते 21 की, भाई 3 बार में 7 बार में जाएगा, ये शेष बन गया 1। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और इस वाले अंक को बोलते हैं हम लोग भाज्य, और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और यहाँ जो नीचे बचा है इसको बोलते हैं शेषफल। तो आपने देखा कि अगर हम भाग की क्रिया कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि यह भाजक होता है जिससे भाग लगाते हैं, और जिसमें भाग लगाया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसे भागफल, और जो अगर कटने से शेष बच गया तो वह हमारा शेषफल। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह नियम आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो अगर आप इसको रखें तो देखेंगे कि हमें अगर भाज्य चाहिए तो 3 गुणे 7 धन 1 करना होगा। तो देखिए 7 त्रिक 21 धन 1 यानी कितना आ गया? 22। तो ऐसे ही पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। अब यदि हम इसी को जो है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कहते हैं, इस रूप में लिखने को। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं भाज्य को a मान लूँ, भाजक को b मान लूँ, और भागफल को q मान लूँ, और शेषफल को r मान लूँ, तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आएगा कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, और यही होता है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। तो आप ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है, पिछली कक्षाओं में आप इसे आराम से पढ़ चुके हैं, और इसको अब हम इस रूप में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, हम जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कुछ सीखने वाले हैं कक्षा 10 में, तो हमें सीखना है कि HCF निकालना, मतलब मौसों निकालना। इस विधि से कैसे हम मौसों निकाल सकते हैं? तो मौसों निकालने के लिए आप जो है पिछली कक्षाओं में 2 तरह से सीख चुके हो। एक तो भाग विधि द्वारा हम मौसों निकाल सकते हैं, और एक गुणनखंड विधि द्वारा भी मौसों निकाल सकते हैं। आप जरा देखना, हम यहाँ सीखेंगे भाग विधि द्वारा। यदि मैं कहूँ 135 और 135 और 225, 135 और 225 का मौसों, यानी कहते हैं इसी को HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं कि 135 और 225 का जो मौसों होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा? तो हम भाग विधि से मौसों निकालते कैसे हैं, अब जरा देखें इसे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 225 में जो सब बड़ी संख्या होगी इसको बीच में रखेंगे, जो छोटी संख्या होगी उससे हम भाग लगाएंगे।
अब ये एक बार में जाएगा तो ये हो गया 135 और यहाँ घटाएंगे शून्य, यहाँ बचेगा आपका 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब हम यहाँ से घेरा लगाएंगे, जो हमारा शेषफल बचा है उसी से हम इस भाजक पे भाग लगाएंगे, यानी 135 अब यहाँ उठ के आएगा। और 9 दूनी 18, 90 दूनी 180 होता, उतना जुड़ेंगे ना, एक बार में ही जाएगा कि हो जाएगा 90 का 90 और यहाँ देखेंगे यहाँ बचा 5 और यहाँ हो गया 9 4 13, ये हो गया 45। अब ये शेषफल बचा है, इस शेषफल से मैं इस वाले भाजक में भाग लगाऊंगा और 45 गुना हो गया कितना हमारा 90। तो अंतिम जो डिवाइडर है, जो अंतिम भाजक है वो 45 है, इसलिए इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा आपका कितना 45। यानी HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। फिर से एक बार समझ लें, किसी भी संख्या का भाग विधि से मौसम निकालने के लिए, सिम निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें जो बड़ी संख्या है उसको बीच में रखना है, जो छोटी संख्या है उससे उसमें भाग लगाना है। और भाग मैंने क्या किया, 135 से करना 135 एक बार में हो गया, शेषफल बचा 90। तो हमने किया क्या, जो शेषफल, इस शेषफल से अब यहाँ जो भाजक था उसमें भाग लगाएंगे, फिर हमने 90 का 90 किया, फिर शेषफल बचा, जो शेषफल बचा इस शेषफल से यहाँ जो नीचे वाला भाजक उसमें भाग लगाएंगे। तब तक भाग लगाते रहते हैं जब तक कि यह पूर्ण रूप से विभाजित न हो जाए। और जैसे ही पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो अंतिम में जो विभाजक होगा वही इन संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इसी को जरा देखिए ध्यान से, मैं अगर A बराबर BQ प्लस R पे लगाऊं तो भी हमें HCF मिलेगा। यानी A मतलब क्या हो गया, ये भाजक, तो यह हो गया 225। B मतलब ये भाज्य हो गया, सॉरी ये भाज्य हो गया 225 और यह भाजक, भाजक मतलब 135 गुणे 1 और शेषफल कितना आया था हमारा 90, हमने ऐसे लिख दिया। क्या हमें R शेष 0 मिला? जी नहीं, शेषफल 0 नहीं मिला, यानी R नॉट इक्वल 0 के है। तो हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि R 0 ना हो जाए। अब क्या होगा, ये आएगा इसके जगह पर यानी 135 और ये आएगा भाजक का काम करेगा, वही तो हुआ। यहाँ पर जो भाजक था वो यहाँ भाज्य बना और जो शेषफल था वो भाजक का काम करने लगा। और कितनी बार में, एक बार में, भाई एक बार में जाएगा। और शेषफल कितना आया 45। क्या अभी भी R आपको शेषफल 0 मिला? जी नहीं, तो लिखेंगे R नॉट इक्वल 0 के। अब क्या है, ये 90 यहाँ आएगा भाजक की जगह, 45 90 आएगा भाजक की जगह और 45 भाजक की जगह। 45 गुना क्या होता है 90 और शेषफल क्या बचा अपना 0, शेषफल क्या है बचा था 0। अब हमारा क्या है, देख सकते हैं कि R इक्वल 0 के, इसका मतलब जो अंतिम डिवाइडर है, जो अंतिम भाजक है वो है 45, तो इसका HCF हो गया इतना 45। तो आप देख सकते हैं कि हम ये दोनों ही यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम में ही हैं। हम छोटी कक्षाओं में भले लगाते थे इसको, लेकिन ये दोनों विधियां ही यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम में, यदि आप एग्जाम में मौसम इस तरह से निकालते हैं या इस तरह से निकालते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरह से मौसम निकाल सकते हैं। आइए इसको एक बार और समझते हैं। मैंने दोनों इसलिए बताया ताकि मैं कैसे इसका यूज कर रहा हूँ आप पता करें। यह है भाजक भाज्य, ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल, भाज्य भाजक भागफल शेषफल। तो भाजक कौन हुआ 225, भाज्य कौन हुआ 225, भाजक कौन हुआ 135। और 135 का हम 2 बार करेंगे तो 225 में जाएगा नहीं, इसलिए करना होगा। और 225 में 135 घड़े कितना बचा 90, यहाँ आप देख सकते हो वही क्रिया हुई है। अब ये आएगा खसक करके क्या है यहाँ भाज्य के जगह पर, ये आएगा भाजक के जगह पर और 90 का नाम 90 ही होगा और शेषफल यहाँ कितना बचा 45, तो शेषफल जो 45 रख दिए। फिर R नॉट इक्वल के 0 के, यहाँ भी R नॉट इक्वल 0 के है। अब ये खसक के आएगा यहाँ पे, ये खसक के आएगा यहाँ पे, भाज्य बनेगा, ये भाजक बनेगा। अब 45 दूना क्या होता है 90 और शेषफल क्या हो जाएगा 0। और जैसे ही शेषफल हमें 0 मिलेगा तो जो अंतिम में डिवाइडर होगा वही इसका HCF हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है। इसे कोई नई चीज़ नहीं है, इसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम इसका इस्तेमाल करना यहाँ सीखेंगे। आइए कुछ और संख्याओं के
900 इन दोनों विधियों से निकालते हैं। ये भी यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम है, ये भी है, लेकिन यह और इनमें कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि इनमें हम इस तरह से फार्मूले से हिसाब से लगा रहे हैं और यह जो है हम भाग विधि से 900 निकाल रहे हैं। आइए किन्हीं दो संख्याओं को और लेते हैं और हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके कैसे 900 निकाला जा सकता है। अगर मैं अन्य कोई संख्या लूँ, जैसे 867 और 225 लूँ, मान लीजिए मैं कहूँ 867 और 225 का 900 महत्तम समापवर्तक क्या होगा, या HCF कहूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम दोनों विधियों से लगाएंगे। इसमें दोनों में आप देखेंगे 225 छोटा है और 867 बड़ा है। तो करेंगे क्या, 867 को बनाएंगे भाज्य और 225 को बनाएंगे भाजक। तो आप देख सकते हैं यह 2 तिहाई 6 जा सकता है और 2 चौके 8 हो सकता है। तो 25 चौके 100, जैसे दो ये आप करो, एक काम करो, ये सीधी सीधी पहाड़ा पढ़ो, 200 चौके 800 होगा और 25 चौके 100 होगा, 8 एक 900 हो जाएगा, मतलब इससे बेसी जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 3 बार में ले जाएं, यानी 3 2 तिहाई 600, 25 तिहाई 75, देखो जरा तो 675, मतलब इसे 867 से कम ही होगा। तो हम देखेंगे यहाँ हो जाएगा आपका 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। तो यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ आप 16 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ आप 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। अब 192 जो शेषफल बचा है वह अब बनेगा भाजक, और ये बनेगा आपका, जिससे हम भाग लगाए थे, ये बनेगा भाज्य। अब 192 दुगुना तो जाएगा नहीं, इसलिए एक घर में ले जाएंगे, 192 192 और यहाँ हो गया 3। अब 12 में से 9 जाएगा तो 3, और यहाँ 1 में से गया तो कुछ नहीं, बचा शेषफल 33। अब ये बनेगा भाजक और ये बनेगा भाज्य, यानी 192 यहाँ आएगा। तो आप देख सकते हो 33 तिहाई, भाई देखो 30 25 150 और 180 होगा, यानी 30 का पहाड़ा देखो, 3 3 9, 3 3 9, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, 6 3 18 और 6 3 18 19, देखो 6 3 18 और 6 3 18 1 19 198 बेसी हो जा रहा है, इसका मतलब 5 बार में जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 16। अब ये हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ बच गया 8 में से 2 6 गया तो 2, 1 में से कुछ नहीं 27। अब 27 में हम 27 बनेगा क्या, भाजक, और 33 बनेगा भाज्य। तो 27 एक नाम 27 जाएगा ये। अब यहाँ 13 में से 7 जाएगा तो 6, यहाँ 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। आप देख सकते हैं अब ये ऐसे ही स्थिति बनती चली जाएगी। अब देखो 6 चौक 24 और 6 5 30, तो 24 6 चौक 24, तो ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 3 बनेगा, और ये 6 बनेगा आपका भाज्य। तो अब ये 3 दूनी 6, और यहाँ आकर के आपको क्या मिला, शेषफल 0। तो अब अंतिम डिवाइडर कौन है, 3 है, इसलिए इसका HCF जो होगा, इसका HCF जो होगा कितना होगा, 3 होगा। अब देखते हैं क्या A बराबर BQ प्लस R पर इसको हम लगा पाते हैं कि नहीं। तो A का मतलब हो गया आपका 867, B का मतलब हो गया आपका 225, और 225 में कितने का गुणा करें, 3 का, तो निकटतम आएगा 675, और शेषफल बचेगा 192। आप यहाँ देख सकते हो इतनी चीज़ को। यहाँ पर देखते हैं कि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए R नॉट इक्वल 0 लिखेंगे, और ये खसक क्या आएगा, यहाँ बनेगा भाज्य और ये बनेगा भाजक। और फिर आप देखेंगे 192 का एक बार गुणा किया गया है, और शेषफल कितना है, 33 कर दिए। यहाँ पर भी R नॉट इक्वल क्या है, 0 के। तो अब 192 यहाँ आएगा और 33 यहाँ आएगा, और 33 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 165 मिलेगा, और शेषफल आपका मिला हुआ 27। तो अभी भी R नॉट इक्वल 0 के है। फिर आगे बढ़ जाएंगे, 33 यहाँ आ जाएगा, 27 यहाँ आएगा, और 27 एक नम है, और शेषफल बचा है 6। तो यहाँ पर भी R नॉट इक्वल 0 के है। तो अब फिर 27 यहाँ आ जाएगा, और 6 यहाँ आएगा, और इस गुणा कराएंगे 3, तो यहाँ आप देखो, हाँ 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 4 बार गुणा करेंगे, 6 चौक 24, तो शेषफल बचेगा 3। अभी भी R नॉट इक्वल 0 के है,
अभी भी आर नॉट इक्वल 0 के है, तो फिर क्या करेंगे हम, ये 6 को फिर से भाज्य बनाएंगे और 3 को भाजक बनाएंगे और 2 बार में कटेगा, शेषफल आ गया 0, यानी r इक्वल क्या हो गया 0 के। इसलिए इसका HCF जो होगा आप देख सकते हो, कौन अंतिम डिवाइडर कौन है, 3 है, 3 ही होगा। तो हमने आज सीखा यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथ्म होता क्या है और उसका प्रयोग करके हम मौसो उसका कैसे निकाल सकते हैं। तो दोनों विधियों से आप निकाल सकते हो मौसो, आपकी इच्छा अनुसार। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे NCERT की बुक हो, चाहे डॉक्टर मनोहर की बुक हो, विद्या प्रकाशन की बुक, किसी भी प्रकाशन की बुक से पढ़ो, इस सब में आपको अभ्यास के लिए यह प्रश्न दिए गए होंगे। मैं भी आपको अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा जिससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज बस इतना ही सीखिए। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और क्वेश्चन इस पर कराएंगे और आपके सवालों को हल कराएंगे, कुछ खास सवालों को हल कराएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।